सो एपी के बारे में अगर बात करें, एपी में मेरे पास में दो कॉन्सेप्ट था। क्या था? पहला एक था जनरल टर्म फॉर्मूला। जनरल टर्म में हम लोग क्या लिखता था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और फिर था हम लोग के पास सम का दो फॉर्मूला। क्या था? एन बाई टू इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन बाई टू इंटू ए प्लस ए। तो ये दोनों फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला टू बी प्रिसाइज, इसको लेके हम लोग क्या करता था? कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह करता था। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट में अगर जाए तो एक कॉन्सेप्ट आता था जिसको हम लोग बोलते था मिडिल टर्म। कराया था ये वाला भी। क्या था मिडिल टर्म बाय एनी चांस? मिडिल टर्म में मेरे पास दो केसेस आता था फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या आएगा? n प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। अगर नौ टर्म है तो 9 + 1/2, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में करना है क्या? व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस? तो आपको क्या करना है? पहले n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालने के बाद आपको अगर ऑड है तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगा? n+1/2 ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। और फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? इसको याद है? एनीवन? फॉर n माइनस इवन नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग के पास दो मिड टर्म आता था। एक आता था n/2th और दूसरा आता था n/2+1th ऑब्जर्वेशन। यानी कि क्या? अगर हम लोग के पास 10 टर्म है तो 10 में से क्या होगा? हम लोग के पास या तो फिफ्थ टर्म मेरे पास में मिडिल टर्म आएगा, या फिर सिक्स टर्म, मतलब मिडिल, या फिर नहीं सॉरी, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म दोनों को हम लोग को मिडिल टर्म कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आता था। इसके बाद हम एक और चीज लिख ही देते हैं यहाँ पे। एक आता था जिसको हम लोग बोलते थे एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन होता क्या था कॉन्सेप्चुअली? एक ऐसा टर्म होता था जैसे कि ए एरिथमेटिक मीन और बी है, तो एक ऐसा टर्म होता था जिसके वजह से मेरे पास में क्या है? ए एम और बी क्या हो रहा है? एपी बन रहा है। तो ए एम और बी अगर एपी बन रहा है, मेरे पास एपी का एक कॉन्सेप्ट आता था कि डिफरेंस सेम होता है। तो ए3 - ए2 - ए1 इज इक्वल टू ए3 - ए2 होता था। यानी ए एम माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एम। सो दैट इंप्लाइज ट्वाइस ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए एम का फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक मीन? ए प्लस बी बाई टू। जब हम लोग एपी के बारे में बात करते हैं तो यही हम लोग के पास मेन फॉर्मूला वगैरह रिलेटेड है। घूम फिर के इसी क्वेश्चंस में, इसी लाइक फॉर्मूला से हम लोग को सारा का सारा क्वेश्चंस करना। हर क्वेश्चन का अप्रोच सेम टू सेम जाएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बस वैल्यूज हम लोग का चेंज होता रहेगा। तो कुछ टिप्स दे देते हैं हम आपको, सॉल्विंग टिप्स। सॉल्विंग टिप्स में पहला आएगा, इफ वन कंडीशन इज गिवन वी विल गेट a relation between A and D. If two conditions are given, we will get proper values of A and D by solving the equations. ठीक है? By solving the equations. समझिए यहां तक? फिर to obtain the total, find Sn. To obtain the value of term in nth position, find an. मतलब हम बोल रहे हैं कि सपोज हम लोग का प्रज्ञा जी हर हफ्ता कुछ अमाउंट सेव करना शुरू किया।
पहला हफ्ता वो 100 रुपीज सेव किया, दूसरा हफ्ता वो 20-20 रुपये से हर हफ्ता वो 20 रुपीज इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट वीक में वो कितना सेव किया? 100। सेकेंड वीक में कितना किया? 120। थर्ड वीक में कितना किया? 140। नेक्स्ट वीक में कितना किया? 160। तो ऐसे मेरे पास क्या बन रहा है? 20-20 करके डिफरेंस मेरे पास चेंज होते जा रहा है। उससे हम लोग क्या बोलेगा? वो मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। और अगर मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, ये तो पता ही है। व्हाट इफ आई आस्क कि मेरे पास प्रज्ञा जी का 20th, सुनना ध्यान से, 20th वीक में क्या सेविंग था या क्या होगा? तो 20th मतलब क्या हो रहा है? हम एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए पूछ रहे हैं। एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए पूछ रहा है मतलब मेरे को क्या निकालना है? सम निकालना है या ए निकालना है? आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी प्रज्ञा सेविंग इन द 20th वीक। क्या होगा मेरे पास? A20 निकाल। एंड अगर हम ये पूछ लेगा व्हाट विल बी प्रज्ञा टोटल सेविंग्स आफ्टर 20 वीक्स, क्या निकालना है? S20 निकालना। लॉजिक समझ गया? एक और क्वेश्चन आता है हम लोग के पास, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये चीज, कि अगर हम बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी प्रज्ञाज सेविंग्स इन द वीक आफ्टर द 8th वीक। आफ्टर द 8th वीक अगर बोला है तो कौन सा वीक का निकालना पड़ेगा? 9th वीक। समझा? व्हाट विल बी प्रज्ञा सेविंग आफ्टर 9 वीक्स, टोटल अगर बोल के रखा, व्हाट विल बी प्रज्ञा सेविंग्स या प्रज्ञा टोटल सेविंग्स आफ्टर 10 वीक्स या आफ्टर 9 वीक्स, क्या करना पड़ेगा? आफ्टर 9 वीक्स बोल, तो आफ्टर 9 वीक्स कितना सेविंग्स होगा? S9 निकालेगा। सॉरी, हम लोग के पास में वैल्यू ऑफ द टर्म एंड nth पोजीशन निकालना है। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं वही ना, कि अगर मेरे को 20th वीक में मेरे को अगर कोई सेविंग्स निकालना है तो 20th वीक का सेविंग कैसे निकालेगा? A20 करके निकालेगा। और अगर हम बोल रहे हैं 20 वीक्स तक कितना टोटल सेविंग्स है, तो टोटल सब मिला के सेविंग्स अगर बोल रहे हैं तो सम निकालेगा। अगर इंडिविजुअली मेरे पास बोल रहे तो क्या निकालेगा हम लोग? पोजीशन के हिसाब से A20 निकालेगा। समझ गया? फाइंड AN, फाइंड AN। सॉरी, पहला वाला में रिलेशन बिटवीन A एंड D, A एंड D, D मतलब डिफरेंस। सेकंड वाला में टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, to find the first negative term, take an equal to 0. To find the first negative term, take an is equal to 0. ठीक है, full stop. The first integral value of n, like so first integral value after n will be taken as the position of the first negative term, will be taken as the position of the first negative term. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसमें हमको हमारे पास निकालना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्या मतलब होता है? लेट्स से मेरे को ये तो नहीं पता कि पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, हम ऐसा सीक्वेंस का दे दिया जैसे -63, -59, -55, ऐसे करते करते हम सीक्वेंस दे दिया। इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव, सॉरी माय बैड, 63, 59, 55 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। अब सेइंग कि मेरे पास पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए मेरे को ये नहीं पता कि मेरे पास लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगा। जब मेरे को लास्ट पॉजिटिव टर्म नहीं पता, फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं पता, हम जस्ट एक ट्रांजिशन नंबर ले लेते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव लेके चलता है। और वो नंबर कौन सा है? व्हाट इज दैट नंबर जो जीरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाता है? ट्रांजिशन नंबर। नंबर लाइन पे जब जाता है, इससे बाद में पॉजिटिव आता है, इसके पहले क्या आता है? नेगेटिव आता है ना। तो इस टाइप का सिचुएशन में हम लोग क्या ले लेते हैं? ए एन इज इक्वल टू 0 ले। अब ए एन इक्वल टू 0 लेने के बाद, ठीक है, अगर तो मेरे पास n का वैल्यू आ गया लेट्स से 10 सपोज, तो 10th टर्म मेरे पास क्या आ गया? नेगेटिव। लॉजिक समझ में आ रहा है? जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल वैल्यू। अगर n का वैल्यू 10 आ गया तो मेरे पास 10th टर्म है 0,
तो जीरो तो नहीं चाहिए ना, फर्स्ट नेगेटिव चाहिए। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म? 10th टर्म जीरो है तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 11th टर्म क्या आ जाएगा मेरे पास? द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम बोल रहे हैं अगर मेरे पास n का वैल्यू आ गया 21 3/4 फ्रैक्शन है, हम लोग को क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू। क्या बोल के रखा हुआ है? द फर्स्ट इंटीग्रल वैल्यू। मतलब 21 1/3 नहीं होगा या 21 3/4 नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? 22nd टर्म विल बी माई फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझा? क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या टेक्निक यूज करना है? ये यूज करना। फाइंड द लाइक व्हाट, चलो ऐसे हो सकता है, दो तरह का क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि आपको n का वैल्यू निकालना कि कौन सा टर्म आपके पास में फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आप लोग क्या लेगा? an इज इक्वल टू 0 ले लेगा। n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आया या जो भी वैल्यू आया उसके नेक्स्ट जो इंटीजर वैल्यू होगा, अगर हम लोग के पास में 21 1/4 आ रहा है तो उसका नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 22। वो हो जाएगा पहला नेगेटिव टर्म। सॉरी, वो पोजीशन a22 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सिमिलरली अगर मेरे पास a का वैल्यू अगर 13 आ गया तो 14th टर्म विल बी बाय क्या? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है? अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उसी केस में a22 और a14 निकाल दे। विच टर्म पूछा है मतलब पोजीशन। पोजीशन व्हाट टर्म पूछा है मतलब उस टर्म का वैल्यू। विच टर्म मतलब n का वैल्यू, व्हाट टर्म मतलब an का वैल्यू। ये चीज ध्यान रखो। ठीक है? लिख लो भले। टिप नंबर 5 में अगर कहीं पे आता है विच टर्म, तो तुम लोग निकालेगा n, एंड व्हाट टर्म निकालेगा तो वहां पे निकालेगा तुम लोग an। दीज आर द बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स जो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन देके अप्रोच करेगा। सपोज यही वाला क्वेश्चन ले लो, सपोज यही वाला क्वेश्चन ले लो, लिखो क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म of the sequence 63 59 55 dot dot dot। what is मतलब क्या निकालना है? इधर let an is equal to 0। ठीक है? तो an is equal to 0। अब यहाँ पे क्या है? a कितना दिया हुआ है? रेस्पॉन्स प्लीज। t कितना है? -4। therefore an is equal to a plus n minus 1 into d is equal to 0। what term बोला है? लेना an को 0। n का 0 कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म 0 हो सकता है। पोजीशन तुमको निकालना है तो बस n का वैल्यू निकाल के छोड़ देगा। विच टर्म बोलेगा तो n का छोड़ के देगा, और अगर व्हाट टर्म बोला है तो an का वैल्यू। तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू -4। सो -4n प्लस 4 इक्वल टू -63। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं n का वैल्यू 67/4 आएगा, जिसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा तो कितना आएगा? 16 3/4। अब मेरे को एक बात बताओ, 16 3/4 इज इट अ प्रॉपर इंटीजर वैल्यू? नो, फर्क भी नहीं पड़ता। 16 3/4 है तो मेरे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म का पोजीशन क्या आएगा? देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी, कौन सा टर्म? विल बी द 17th टर्म। तो 17th टर्म निकालना है, ये मेरे पास पोजीशन। अगर n का वैल्यू बोलता तो क्या निकालना है? मतलब 17th टर्म बस यहीं तक करता। विच टर्म पूछता तो यहीं तक खत्म हो जाता। व्हाट टर्म पूछता है तो देयरफॉर a17 इज इक्वल टू a प्लस 16b। 63 प्लस 16 इंटू -4, फाइनल आंसर। समझ गया? 2 मार्क। समझ गया? विच टर्म मतलब n का वैल्यू, व्हाट टर्म मतलब an का वैल्यू। क्लियर? टिप्स एंड टेक्निक्स थोड़ा आइडिया लग रहा है? ये टिप्स एंड टेक्निक्स हम इसलिए दिखवाते हैं बिकॉज आप लोग एग्जाम से पहले ये सब चीज इमीडिएट दिमाग में रहता है। अब हम रैंडम क्वेश्चंस उठाएगा, कंडीशन सबको चेक करेगा,
क्वेश्चन को अब अप्रोच समझते हैं कि करना क्या, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, बस जहां जहां जीपी आएगा वहां पे डी की जगह पे आर आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं। जो यहाँ पे सम का बात कर रहा है वो वहां पे हम लोग के पास प्रोडक्ट का बात करेगा, इतना ही डिफरेंस। फिर कुछ और टेक्निक्स भी था ना, इफ यू रिमेम्बर। चलो ये भी खत्म कर लेते हैं टिप्स को। और कितना था, 5वां टिप है। 6th टिप भी लिख लो। थ्री टर्म्स इन एपी को कैसे लेता था हम लोग? थ्री टर्म्स इन एपी व्हेन सम इज गिवन। तीन टर्म जब सम दिया हुआ रहता था हम लोग लेता था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। चार टर्म्स में क्या लेता था? ए माइनस थ्री डी, वेरी गुड। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ब्रिलियंट। क्यों लेता था? बिकॉज तीनों को ऐड करेगा या चारों को ऐड करेगा, डी हट के डायरेक्टली ए का वैल्यू आ जाता, राइट। और उसको सेकंड क्वेश्चन में डाल के हम लोग के पास डी का वैल्यू आ जाता। ये टेक्निक था इस वजह से। आई गेस फॉर नाउ टिप्स एंड सजेशंस इतना ही है। एंड एल एंड ए एन को यूजुअली हम लोग सेम लेते हैं। एल क्या था? लास्ट टर्म। ओ माय बैड, वन मोर। हाँ सर, सॉरी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2D। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2D। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2D। अगर हम यहाँ पे 2D लेता तो 2D और D का डिफरेंस होता 1D, इन दोनों का डिफरेंस होता 2D, एपी नहीं बनता। जीपी लेता तो ए बाई आर, ए और ए आर लेता था तीन टर्म के केस में, और चार टर्म के होता था ए बार आर क्यूब, ए बाई आर। चार टर्म्स होता है तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ का माइनस वहां का डिवाइड, यहाँ का प्लस। समझा? ये दिमाग में रखो। यहाँ माइनस है, वहां क्या है? डिविजन। यहाँ प्लस है, वहां क्या है? प्रोडक्ट। इतना दिमाग में रखिएगा तो कभी लाइफ में गलती एपीजीपी को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक। बाकी सब सेम रहता है, फॉर्मूला खाली चेंज है, बाकी सब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज सेम। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, एक फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को शॉर्टकट, कुछ याद है? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल, सॉरी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो तो फर्स्ट। अच्छा वैसे बोल रहे हैं क्या? ये भाई साहब इस तरीके से भी बोल रहे हैं। एक जनरल टर्म का फॉर्मूला ऐसा भी होता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। मतलब अगर, नहीं बोल रहा सही, एस ए वन क्या होता है? ए वन और एस वन तो सेम होता है ना, अगर याद है तो। ए टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन होता था। ए थ्री इज इक्वल टू एस थ्री माइनस एस टू होता था। ये सब याद है? यही सारा चीज हम लोग का काम है। मतलब हम पूरा चैप्टर समरी लेके आ रहे थे तुम लोग के लिए एज ए रिविजन, फिर क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, 10 का रिविजन करें, एक्चुअली 10 वाले कॉन्सेप्ट है, एपी तो 10 के कॉन्सेप्ट है। डन। अगर हम लोग के पास किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज एस एन इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन। एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबा, सुन लो सब। एस एन इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, फाइंड ए वन, ए टू, डी। चलो ए वन, ए टू, ए टेन एंड ए एन। हम लोग को पता है कि ए वन इज इक्वल टू एस वन होता है, थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन, 8 आ जाएगा। हम लोग को पता है कि ए टू इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन होता है, थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू, माइनस एट। सो 12 प्लस 10, 22 माइनस एट, 14। ठीक है। अब क्या करना है? कुछ भी निकालने के लिए तुमको डी तो चाहिए ना। कुछ भी निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला चीज ए, दूसरा चीज क्या चाहिए? डी चाहिए। तो 14 माइनस एट करके क्या आ जाएगा? अब ए और डी तैयार है। अब ए टेन का फॉर्मूला निकल जाएगा। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस, हाँ, एन माइनस वन इंटू डी। समझा? फाइनल आंसर। अच्छा इसका लिख लेते फिर आंसर।
वो जनरल का हो गया ना, वो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एन का वैल्यू डालते डालते आप लोग निकालते रहो। S10 माइनस S9 हो जाएगा, क्योंकि अब डी आ गया तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब a प्लस 9d, ए कितना है 8 प्लस 9 × 6 62, फिर 8 प्लस n-1 × 6, so 8 प्लस 6n-6, तो 6n+2, 2 प्लस 6n, 6n+2। ठीक है, आइडिया लग रहा है कॉन्सेप्ट का। हाँ n-1 नीचे है, दिस इज S n-1, S-1 सब्सक्रिप्ट में रहेगी, कुछ तो लिख ले बेटा। थोड़ा स्पेशल सिचुएशन है, कोई नहीं। रैंडमली 5-6 क्वेश्चंस करेगा पूरा का पूरा एपी का, रैंडम, एकदम प्योर रैंडम। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल जब आप लोग आएगा तो वापस से कंटिन्यू करते रहेगा। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, if the mth term, if the mth term is n and nth term is m, find number 1 pth term, and number 2 m plus nth term. mth term is n, nth term is m, find pth and m plus nth term। तुम लोग एक बात बताओ, एज पर द टिप्स कितना कंडीशंस दिया हुआ है? तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है क्या? लेट फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस बी d। क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है क्या? am का फॉर्मूला, am इज इक्वल टू n, am का फॉर्मूला बताना, a प्लस m-1 × d इज इक्वल टू n। ठीक है, दैट इंप्लाइज a प्लस md-d इज इक्वल टू n। इक्वेशन 1, जब भी दो कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज द सेम एग्जैक्ट पैटर्न, समझा? सेम एग्जैक्ट पैटर्न। an क्या दिया हुआ है m, an का फॉर्मूला, रिस्पॉन्स प्लीज, a प्लस nd-d इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए और ए का सेम साइन है, डी और डी का सेम साइन है, क्या करना पड़ेगा इक्वेशन को? प्लस या माइनस? इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, ऐड करेगा सेपरेट करेगा? जब दो इक्वेशन आते हैं और दो वेरिएबल आते हैं तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, वही होता है। तो 1 - 2 करेगा, 1 - 2 करने से सबका साइन चेंज होगा। वी आर गेटिंग md minus nd is equal to n minus n, d कॉमन m minus n, RHS में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या m minus n बनाने के लिए? -1, ब्रिलियंट।
तो दोनों तरफ से m माइनस एन कट गया। डी का वैल्यू कितना है? जैसे डी का वैल्यू -1 आ गया, अब इसको कहाँ डालेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 में। a प्लस m इंटू -1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू n। डायरेक्टली लिख रहे हैं a इज इक्वल टू m प्लस n -1। डी रेडी, ए रेडी, कोई दिक्कत? अब रिपीटिंग अगेन, डी और ए रेडी, कोई दिक्कत? अब ए और डी तैयार होने के बाद आपको जो मर्जी आप निकाल सकते हैं ना। पहला वाला केस में क्या निकालना है? pth टर्म फॉर्मूला। सो ए का वैल्यू है m प्लस n -1 p -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? इसको ब्रैकेट ओपन करके प्लीज वैल्यू बताइए कितना है? m कट जाएगा ना। तुम ये वाला जो +1 था वो उधर जाके क्या बनेगा? -1। ये -m था, उधर जाके क्या बनेगा? +m। तो m, सॉरी, इसी को तो सॉल्व करके ये -m उधर जाके +m बना, ये -1 उधर जाके ये +1 उधर जाके -1 कितना आ रहा है? m प्लस n माइनस p, ये हो गया ap का वैल्यू pth टर्म का। अब m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला बताओ पहले तो। a प्लस m प्लस n माइनस 1 टू b। सो m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 इंटू -1, m प्लस n माइनस 1 माइनस m माइनस n प्लस 1, क्या बचेगा घूम फिर के? सब कट कटा के क्या मिलेगा? ये क्वेश्चन का वैरायटी को समझो। हाँ, दो कंडीशन दिया हुआ है, मतलब क्या आएगा? ए और डी का वैल्यू आएगा। ए और डी का वैल्यू को लेके जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है बस वहां पे रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। हम लोग हर क्वेश्चन को मतलब रिवाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन हर पैटर्न को टच करने की कोशिश करें। दो कंडीशन, ए और डी प्रॉपर वैल्यू, रिप्लेस इन द फाइनल कंडीशन, दैट्स इट, खत्म। क्लियर हुआ एवरीवन? नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट, the next question again very important, very common. If a comma b comma c are th comma qth and rth terms of an ap respectively, show that इसका दो तरह का चीज आता है। हाँ, हम दोनों बता रहे हैं आपको। पहला वाला है p इंटू बी माइनस सी प्लस q इंटू सी माइनस ए प्लस r इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। और सेकंड वाला आता है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। देखो बेटा, इनिशियल प्रोसेस तो सेम टू सेम, ठीक है? तो दोनों में से हम एक करेगा, कौन सा करना है वो बता दो, पहला वाला या दूसरा वाला? जो मर्जी कर देते। दोनों का इनिशियल प्रोसेस एकदम सेम है। और क्या प्रोसेस सेम आएगा, मेरे को एक बात बताओ। तीन टर्म दिया हुआ है, तो मतलब तीन टर्म दिया हुआ है, जनरल टर्म के हिसाब से दिया हुआ है, मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला तो लगना गारंटीड है। लॉजिक के साथ चलता है। क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम नहीं दिया हुआ है, जनरल टर्म दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ए है वो स्मॉल ए ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को? जो लेगा हम लोग वो कैपिटल में लेगा। स्मॉल में दिया हुआ है तो क्या लेगा हम लोग? कैपिटल में लेगा। लेट फर्स्ट टर्म को क्या ले लेगा हम लोग? कैपिटल लेगा। और कॉमन डिफरेंस को क्या ले लेगा हम लोग? कैपिटल।
तो बस अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है दैट pth टर्म कितना दिया हुआ है, ए। फॉर्मूला क्या होता है pth टर्म का, ए प्लस, हम एक शॉर्टकट कर रहे हैं, p माइनस वन इंटू डी को pd माइनस डी डायरेक्ट ले सकते हैं। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी को pd माइनस डी ले सकते हैं, इक्वल टू ए ले लिया इक्वेशन। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी होता है, तो पी माइनस वन ब्रैकेट ओपन करने से यही आएगा। ए क्यू दिया हुआ है बी, तो ए प्लस क्या आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू डी माइनस डी आ जाएगा। बताइए बेटा लोग। और ए आर आ जाएगा कितना, सी। ए प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। बोलो, कोई भी दिक्कत है, डाउट? देखो, दोनों को पैटर्न का मोस्टली सेम, यहां तक तो सेम ही आएगा। इसके बाद अगर मेरे को बी माइनस सी करना है, तो हम टू माइनस सी करके बी माइनस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सुन लीजिए प्लीज, ये माइनस ये करेगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा, बी माइनस सी का कोई एक वैल्यू आएगा। फिर वन माइनस टू करने से ए माइनस बी का आ जाएगा, और थ्री माइनस वन करने से सी माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा। तीनों का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करके मेरे पास सॉल्व कर सकते हैं, आके ना। फॉर्मूला क्या होता है, क्यूएच टर्म का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्यूएच टर्म, एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या है? एनएच टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या दिया, एन की जगह पे क्या दिया, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आएगा। क्यू माइनस वन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके डी से क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला सर अगर याद नहीं है तो थोड़ा कहाँ जा रहा है, देख लो। ठीक है, तो हम रिपीटिंग इट अगेन, बी माइनस सी, ए माइनस बी, सी माइनस ए का वैल्यू निकाल के एलएचएस में बस डालना है, उसका रेस्पेक्टिव जगह पे ब्रैकेट ओपन कर देगा, कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला में क्या करना है, सुनो, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू बी माइनस क्यू। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे आपके पास क्यू माइनस आर का वैल्यू आप चाह के नहीं निकाल पा रहे, निकाल पा रहे क्या? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा चीज हम लोग के पास यहाँ पे क्यू और आर मेरे पास अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन वो साथ में हम लोग कंबाइन करेंगे, क्यू माइनस आर नहीं निकाल पा रहे ना, नहीं निकाल पा रहे तो हम लोग क्या करेगा, ए का वैल्यू तो डायरेक्टली रेडी है ना, ए का वैल्यू यहाँ देखो, पिछला वाला में पी का वैल्यू रेडी नहीं था, तो बी माइनस सी निकाला, सी माइनस ए निकाला, ए माइनस बी निकाला। इस बार क्यू माइनस आर का वैल्यू रेडी नहीं है, लेकिन ए का वैल्यू तैयार है, आया ना। तो सेकंड वाला पार्ट में क्या करना है, बस वैल्यू रिप्लेस कर। सेकंड वाला का एलएचएस में क्या दिया है, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ए का वैल्यू जो है वो डाल दो, ए प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर। बी का वैल्यू डाल दो, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू क्या, आर माइनस पी। फिर ए प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। ब्रैकेट ओपन करना, पूरा ब्रैकेट ओपन करके टोटल 18 टर्म्स है, 18 सब कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा फाइनल आंसर, जीरो। कैसे करेगा, ए को पहले क्यू से मल्टीप्लाई करेगा, ए को माइनस आर से मल्टीप्लाई करेगा। गाइस प्लीज फोन साइलेंट। देन पी को इससे करेगा तो पी क्यू डी आएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस पी आर डी आएगा। देन माइनस डी क्यू या माइनस क्यू डी प्लस आर डी। इसी तरीके से सारा ब्रैकेट्स ओपन करो, प्लीज डू इट। पहले टू कर लो फिर वन कर लो, वन और टू दोनों करना है, हाँ? समझ में आया? पहले टू कर लो फिर वन भी कर, डू इट, कंप्लीट करो। मेरे को क्या करना, ऑलराइट नेक्स्ट, ए आर प्लस सॉरी माइनस ए पी, कुछ लोग का नहीं हो तो करा दो, क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी माइनस आर डी प्लस पी डी प्लस ए पी माइनस ए क्यू पी आर डी आर पी डी। ठीक है, क्यू आर डी, ठीक है, सीक्वेंस हम असेंडिंग में लिख लेते हैं।
माइनस पी डी प्लस क्यू डी, सबको कट कटा के सी। ठीक है, और उसका जो सेकंड वाला फर्स्ट वाला में बताते हैं एक सेकंड। फर्स्ट वाला में पहले इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करेगा। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक चीज, 2 माइनस 3 करेगा तो ए और ए कटेगा, डी और डी कटेगा, डी कहाँ गया, क्यू डी माइनस आर डी इज इक्वल टू बी माइनस सी। ऐसे कैसे कटे, मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। फिर 3 माइनस 1 करेगा तो आर डी माइनस पी डी इक्वल टू कितना आएगा बेटा, सी माइनस, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, 1 माइनस 2 क्या आएगा, पी डी माइनस क्यू डी। अच्छा चीज करें तुम लोग के साथ, तुम लोग का जिंदगी को आसान बनाए। सुनो 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 सुनो, एक हमको बहुत प्यारा सा टेक्निक मिला तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। तुम लोग का मासूम शक्ल को देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो, यहां से अगर हम लोग Q माइनस आर का वैल्यू निकालें क्या आएगा, B माइनस सी बाई डी आएगा। और इसी को अगर हम लोग ये वाला स्टेप में डाल देता तो मेरा जिंदगी थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर हम यहाँ पे डालता तो A इंटू बी माइनस सी बाई डी आ जाता, B इंटू सी माइनस ए बाई डी आ जाता, और ये हम लोग के पास क्या आ जाता, C इंटू ए माइनस बी बाई डी आ जाता। चलो आई गिव यू एन ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है, फर्स्ट वाला कर तो चुका है सब कोई, यहां से ये वाला तैयार किया। हमें काम करते हैं, आर माइनस पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी माइनस ए बाई डी आ जाएगा, और यहीं से हम लोग के पास पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए माइनस बी बाई डी आ जाएगा। अब हम पहले सेकंड फर्स्ट वाला कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाला का एलएचएस क्या है बता दो यार कोई। P इंटू बी माइनस सी प्लस Q इंटू सी माइनस ए प्लस R इंटू ए माइनस बी। सो P इंटू क्यू डी माइनस आर डी, फिर Q इंटू ये था ना ये सब वैल्यूज, देखो आर डी माइनस पी डी प्लस, अरे वाह ये तो तुम लोग के साथ करते करते एक अच्छा टेक्निक आ गया हमारे पास, आर इंटू पी डी माइनस क्यू डी। अब क्या करना है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन, पी क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी, कट कटा के 0। फर्स्ट पार्ट ज्यादा इजी था, आगे ना सेकेंड पार्ट और इजी बनाते थे। सेकेंड पार्ट का एलएचएस बताना क्या था, ए इंटू क्यू माइनस आर था ना, हम सेकेंड वाला पार्ट का जो फर्स्ट ऊपर कर चुके हैं उसका ऑल्टरनेट मेथड बता रहे, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू पी माइनस सॉरी आर माइनस पी प्लस सी इंटू, मल्टीप्लीकेशन में बहुत जन को प्रॉब्लम आ रहा था, सर के ऊपर से जा रहा था, तो अब a इंटू क्यू माइनस आर का मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे, क्या है क्यू माइनस आर का वैल्यू, डायरेक्टली यह डाले, मतलब a की इक्वेशन से दोनों चीज आ रहा है। चीज समझा, r माइनस पी का वैल्यू कितना होगा, c माइनस ए बाई डी, और ये a माइनस बी बाई डी, सबका एलसीएम तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, कट कटा के क्या मिला, वो जो लंबा वाला मेथड है क्या, फिर क्यू माइनस क्यू डी माइनस आर डी इक्वल टू बी माइनस सी है, यहाँ डी कॉमन ले लेगा तो क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर अगर ले लेता है डी कॉमन लेके उधर भेज नहीं सकते, क्यू माइनस आर का वैल्यू हम लोग यहाँ डाल दिया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लेंथी मेथड नाउ वी हैव अ बैकअप, अ शॉर्टकट। समझा, तो ऊपर वाला अगर सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाला पार्ट आता है तो फर्स्ट वाला मेथड से कर लो, दोनों पार्ट आते हैं तो इस मेथड से कर लो। अब मेरे हिसाब से दोनों में जैसे कन्वीनियंट लगे आप लोग वैसे करो। The most uncommon thing in the world is common sense. Good job.
व्हाटएवर, गलती निकालो खाली, बाकी सब सही लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा। चलो डन। नेक्स्ट, तो जो पॉइंट डी है उसका क्या होगा? 0/d क्या होगा बेटा? लो, आपके लिए स्पेसिफिकली 0/d हम लिखा, समझा? फिर नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन एक टच करते हैं। हाँ, if, अच्छा if नहीं छोड़ो, find three numbers in AP whose sum is 21 and product is 315। तीन नंबर है तो क्या लेना पड़ेगा? लेट द नंबर्स बी a minus d, a plus d। सब कुछ टिप से जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सम कितना बोला हुआ है? सम कितने हैं? यानी a minus d प्लस a प्लस d का वैल्यू दिया हुआ है 21। फटाफट से सॉल्व करके a का वैल्यू, टेल मी द वैल्यू ऑफ a। अब प्रोडक्ट के हिसाब से बोल के रखा हुआ, मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट कितना बोला हुआ है? 315। a का वैल्यू कितना है? 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 315। सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन? तो 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी कितना आ जाएगा? 49 माइनस डी स्क्वायर, और ये 315 को डिवाइड कर दो। सो 49 माइनस डी स्क्वायर, 315/7 कितना होता है? मैथ्स आते हैं? कितना होता है? कितना होता है? सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो डी का वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस 2, नॉट 2। क्या होगा? अब केस फर्स्ट केस सेकंड लेता था, टर्म सेम आएगा लेकिन लेना था दो। टर्म सेम आते हैं, ये याद रखो। पहला में ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू +2, टर्म्स आ जाएगा ए माइनस डी करके 5 7 9। केस सेकंड, ए इक्वल टू कितना आएगा? 7, डी इज इक्वल टू -2। इस केस में टर्म्स क्या आ जाएगा? 9 7। वैल्यू सेम आते हैं, खाली पोजीशन वगैरह। एक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम लेते हैं। ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस डी। चलो क्वेश्चन है, एन एनजीओ wants to invest, an NGO wants to invest rupees 3 lakh in a bond which pays 5% annual interest in first year, 6% in second, 7% in third, and so on. Okay. The interest received per year, the interest received per year is to be
इसका कोई मतलब नहीं है बट ठीक है, इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर पीपल। इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन से, जस्ट एनजीओ है तो एक डाल दिया जबरदस्ती, फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर पीपल। इसमें कई बार होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वैल्यू इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एनजीओ, ऐसा क्या वैल्यू आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, डोनेशन, समझा? यूटिलाइज फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर पीपल, फुल स्टॉप। इफ द इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर 10 years, if the investment is done for 10 years, comma, find the total interest received by NGO. Total interest received by NGO. हाँ, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी स्टेटमेंट में है, ठीक है? ओके, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये ए नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये, इंटरेस्ट मेरे पास में मिल रहा है इस पे। इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए को तुम लोग छेड़ नहीं रहे, क्या बोल के रखा हुआ है? द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पुअर पीपल। सिर्फ इंटरेस्ट, जो ऊपर ऊपर का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उससे गरीब लोगों का फायदा करा रहा है, लेकिन 3 लाख रुपए को छेड़ नहीं रहे, वो इन्वेस्टमेंट में एज इट इज पड़ा रहेगा। ये 3 लाख से मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, इसके अलावा इस 3 लाख का कोई काम नहीं। क्यों करेगा? सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल में कितना इंटरेस्ट? 5% बोले ना, 5% ऑफ 3 लाख, 5/100 इंटू 3 लाख, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 15,000। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 6% बोले, इक्वल टू ₹18,000। एंड थर्ड ईयर के लिए कितना है? तुम लोग बोलेगा तो थर्ड ईयर का निकालने का जरूरत है क्या, डायरेक्टली पता चल रहा है एपी है, हम बोलेगा यस निकाल सकते, बताने की ये एपी है। 7% ऑफ 3 लाख इक्वल टू ₹21,000। अब लिख दो देयर फोर द सीक्वेंस इज एन एपी, ये बताना है, क्योंकि एपी का प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा देगा, बिना बताए कैसे लगाएगा। द सीक्वेंस इज एन एपी, तो एपी है तो ए का वैल्यू कितना है, पहला इंटरेस्ट कितना है, और कितना कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 3,000 करके बढ़ रहा है, राइट? तो तुमको क्या निकालना है? टोटल सेविंग्स, टोटल, टोटल मैंने एन का वैल्यू 10 है, तो टोटल निकालना है, यानी S10 निकालना है। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, S10 का फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी। Find the total savings in 10 years, total interest received in 10 years. So 5 into 50,000. 57. 5 into 57,000 आएगा। Total interest is 2,85,000. Clear? पैटर्न अप्रोच करने में समझ, ठीक है? एपी का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? फिर एएम करा देंगे, जीपी शायद आज नहीं हो, कल ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स
of the AP 17, 15, 13 dot 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 must be taken so that the sum is 72. Explain the reason for double answer. Explain the reason for double answer. क्या क्या दिया हुआ है पहले ये बता। ए दिया हुआ है 17, डी दिया हुआ है -2 और एस एन दिया हुआ है 72। एस एन का फॉर्मूला पता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 72। So n/2 into 2 into 17 प्लस n-1 into d कितना है -2। अब इसको ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। समझा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या जिसका वैल्यू आएगा आपके पास n का, और n का 2 वैल्यूज आएगा। ठीक है? नहीं, 2 वैल्यू आएगा। और वो कैसे आएगा वो बताएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आती है, इसको ब्रैकेट वगैरह ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो। n का क्या वैल्यूज आता है बताओ। n का 2 वैल्यूज आ रहे हैं, क्या क्या बताओ। 6 और 6 एंड 12 आ रहे हैं। अब तुम लोग बोलेगा कि सर दोनों आंसर क्यों एक्सेप्टेबल हो। सुन, सीक्वेंस सुनना। हाँ, हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में तुम लोग को करने का जरूरत है, तुम लोग का स्टेटमेंट क्या लिखना है वो बताएगा बस। सीक्वेंस क्या है? 17, 15, 13, 11, 9, 7। ठीक है? इसके बाद का टर्म्स देखना इंटरेस्टिंग। 5, 3, 1, -1, -3, -5। हमको ये 6 टर्म का सम बोलो या ये 12 टर्म का सम बोलो, क्या डिफरेंस है? लास्ट का ये जो 6 टर्म्स है वो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे। लॉजिक समझा? तो डबल आंसर का क्या रीजन आएगा? सिंस इट इज क्या सीक्वेंस? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इट इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस and thus the last 6 terms will cancel out each other, resulting in the same sum as the first 6. समझा? डबल आंसर तो एक्सप्लेनेशन भी होगी हम लोग का। कोई भी दिक्कत है, डाउट अभी तक? एनी दिक्कत है, डाउट? तो एपी का एक बार इतने रखते हैं, जब आप लोग करेगा थोड़ा सा डाउट्स लेके आएगा तो वापस हो जाएगा। अब आता है कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन का। बहुत इजी चीज है, खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन को या तो हम एम करके लिखते हैं या कैपिटल ए करके लिखते हैं, जिसका वैल्यू होता है a+b। एक निकलेगा तो a+b/2 आएगा। और अगर बोल के रखा हुआ है कि हम लोग के पास जैसे कि सिंपल सा आसान से हम कराते हैं, इंसर्ट 5 AMs बिटवीन 1 and लेट्स से 13। तो 5 AM निकालना है 1 और 13 के बीच। तो मेरे को एक बात बताओ, 1-13 मतलब यहाँ पे कितना टर्म्स आना है? 5 टर्म्स आना है। तो लॉजिकली ए हो जाएगा 1 और ये 13 का क्या पोजीशन आएगा? A7। फर्स्ट टर्म
5 टर्म, ये टर्म क्या आएगा 7th टर्म, A7 13 दिया हुआ है, यानी A प्लस 6D इज इक्वल टू 13, 6D इज इक्वल टू 12। बोलो कैसे, A का वैल्यू 1 है, D का वैल्यू 2, देयरफॉर 5 AMs निकलेगा डायरेक्ट। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 के बाद पहला टर्म क्या आएगा, D अगर 3 है 1 के बाद क्या आएगा 3 5 7 9, इजी। एक एम बोला है डायरेक्टली, ए कहीं पे मेंशनड है तो ए प्लस बी बाई 2 निकालेगा। 5 AM 6 AM 7 AM जितना रिक्वायरमेंट है फर्स्ट और लास्ट टर्म को वैसे ले। बस ध्यान ये देना कि ए अगर 1 है, बीच में 5 AM आ रहा है तो 13 A7 आएगा, A6 नहीं आएगा। ठीक है, 1 के बाद 5 टर्म, इसलिए हम बीच में से दिखाया, 1 के बाद 5 टर्म और फिर 13, इसलिए वो मेरा 7th टर्म ऑफ द ईयर। ये बहुत माइन्यूट सा मिस्टेक है जो अपने करता है, जैसे आप लोग अभी बोला A6, वो नहीं होता A6, A7। ठीक है, चलो शैल वी क्वेश्चन। If A is the AM between small a and small b, prove that capital A minus small a whole square, capital A minus small b whole square, half into a minus डायरेक्ट अप्रोच बताते हैं। We know A is equal to, बस यही जानना और कुछ नहीं। LHS पता है क्या, व्हाट इज LHS, A minus A whole square, A minus B whole square। A का वैल्यू डाल दो बस, A plus B by 2 minus A whole square, A plus B by 2 minus B whole square। इसके बाद अगला 2 स्टेप प्लीज खुद करिए, क्या होगा वो। पहला स्टेप क्या होगा, इसके बाद एलसीएम लेगा, नेक्स्ट वाला में सिंप्लीफिकेशन, ए के जगह पे A प्लस बी बाई 2 डाल दी फॉर्म। पहला स्टेप इसके सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एलसीएम, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन, वहां तक पहुंचो, यू विल गेट द आंसर। एज फार एज आई नो यू गाइस, आप लोग को पहला वाला से मिला होगा b माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर मिला होगा, और इधर मिला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर और 1 माइनस 2 होल स्क्वायर में कोई डिफरेंस होता है, फॉर्मूला सेम ही होता है ना। बी माइनस ए होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab। क्या फॉर्मूला में दोनों में डिफरेंस है, मतलब बी माइनस ए होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर सेम होता है। आई विल राइट दिस एज a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया। क्या किया, b माइनस ए को लिख दिया a माइनस बी, क्योंकि b माइनस ए होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर सेम होता है, होल स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर सेम होता है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर सेम आएगा, तो दैट रीजन ये लिख दिया। अब यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर है और ये 4 को हम बाहर निकाल दिया, इधर भी 2 स्क्वायर को 4 को हम बाहर निकाल दिया, दोनों सेम टर्म है, तो 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, 2 और ये कट के क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर हाफ इंटू ए माइनस बी। दैट्स द आंसर। ये एक एएम का बहुत कॉमन पैटर्न क्वेश्चन, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, फॉरगेट अबाउट दिस। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या प्रोडक्ट में,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रोडक्ट में आएगा तो क्या आएगा? साइन बताओ ना, पूरा फॉर्मूला बताओ। ठीक है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, बी माइनस होल स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस है? तो ए माइनस बी होल स्क्वायर और बी माइनस होल स्क्वायर दोनों सेम ही होता है ना, कि नेगेटिव का स्क्वायर और पॉजिटिव का स्क्वायर सेम ही होता है। चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, चाहे बी माइनस होल स्क्वायर निकालो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो इसलिए हम लोग दोनों को सेम कर देंगे। समझा? एक क्वेश्चन और नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर n arithmetic means between 3 and 17. The ratio of the first mean to the last, first mean to the last mean is 1:3. Find n. Try it. बता देते हैं। n arithmetic means है मतलब 3, n terms, 17। यानी a क्या आएगा? a क्या आएगा? 3। और a n क्या है? ये n हो गई, क्या होगा इसका पोजीशन बताना? व्हाट विल बी दिस? ये 1 टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका पोजीशन क्या आएगा? an+2 इज इक्वल टू 17। ये समझ में आया? a1, फिर n नंबर ऑफ टर्म्स n+1 तो यहां आ गया। n+1 के बाद क्या आएगा? पहला टर्म, 5 टर्म मिला दिया, 6 टर्म। ये कौन सा टर्म आया था? 7th। बता रहे, अगर ये फर्स्ट टर्म है, बीच में 5 टर्म आ रहा है, तो ये 7th टर्म आया था ना। तो ये फर्स्ट टर्म आ रहा है, बीच में n टर्म्स आ रहा है, तो n+2 टर्म नहीं होगा? a1 a2 a3 करते करते an+1 तक आएगा, फिर an+2 आएगा ये वाला। तो an+2 का फॉर्मूला लगाइए, और एक क्या दिया हुआ है सुनो इधर, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन। अगर an+2 17 है, इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या आएगा? समझा? आई एम सेइंग कि an+2 अगर ये है, तो लास्ट an कितना आएगा? देखो सीक्वेंस कैसे आते हैं, 3, a2, a3, ... an+1, 17 ऐसा आएगा ना। तो पहला am क्या होगा? सेकंड वाला टर्म। लास्ट am क्या होगा? n+1 वाले। तो a2/an+1 का रेशियो कितना दिया है? 1:3। यहाँ से सॉरी, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा n और d का, यहाँ से एक और इक्वेशन आएगा n और d का। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या इसका वैल्यू आएगा? कुछ समझ में नहीं आया ना? पढ़ कुछ समझ में नहीं आया? शक्ल बता रही कितना थोड़ा है, वो पता है। हम लोग के पास क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि 3 और 17 के बीच में मेरे को n नंबर ऑफ एम्स निकालना है। पहला बात है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, n तो बीच में एम्स है ऑलरेडी। उसके बाद 2 टर्म कॉर्नर वाला भी तो है। पहला वाला हो गया फर्स्ट टर्म, लास्ट वाला क्या होगा? an+2 ही तो होगा। अब बोल रहा है मेरे पास फर्स्ट 1 और 12 के बीच में 10 टर्म लगाना है, या 1 और 11 के बीच में, या 1, हाँ चलो 1 और 12 के बीच में 10 टर्म लगाना है। तो मेरे को क्या करना? 1 और 12 के मिला के मेरे को कितना होगा? बीच में 10 टर्म है, और टोटल कितना टर्म्स होगा? फिर 12 टर्म होगा ना, ये तो पता है अपन को। तो हमको पता है कि ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये n+2 टर्म है। तो a के बाद पहला टर्म क्या, बाद सेकंड टर्म क्या आते हैं? a2। और n+2 के पहले वाला टर्म क्या होगा? n+1। तो फर्स्ट am और लास्ट am का रेशियो दिया हुआ है 1/3, और an+2 = 17, ये मेरा वैल्यू के हिसाब से पता चल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a+n+2 - 1 × d = 17। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? फर्स्ट am, फॉर्मूला है दादा, a+n - 1 × d, n की जगह n+2 आ गया बस। 3 + n+1 × d = 17।
यानी n+1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग के पास 14। यहाँ से काम करो, डी का वैल्यू निकाल या n का वैल्यू निकाल दो। नहीं, ठीक है, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/n+1। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। अब a2 का फॉर्मूला क्या होता है? a+d बाई a+n+1 - 1 इंटू डी। तो 3+14/n+1 बाई 3+n इंटू 14/n+1। थोड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह आता होगा, सॉल्व करो, निकालो आंसर। सॉल्व इट इन गैलो। सो 3n+3, 2 मिनट रुको, नहीं करेगा, बाई n+1, 3n+3 + 14n बाई n+1 इक्वल टू 1/3। So 3n + 17 by 17n + 3 equal to 1/3. So 9n + 51, 17n + 3. n का वैल्यू 6 आएगा, 6। 8n is equal to 48, therefore n का वैल्यू 6। तो कितना नंबर ऑफ एम्स होना पड़ेगा? 6 am. Of course, we have done less questions, but we have tried to cover as much. ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन आते रेशियोज वाला, वो भी तो ऐसे देख लेना है, एग्जांपल में मिल जाएगा। कल हमको जीपी कराना पड़ेगा, जीपी और जीएम कराना पड़ेगा। तो दो ही जो कल फंक्शंस करा देंगे, कल हम फंक्शंस करा देंगे, ठीक है। चलो।